यहाँ आप देख सकते हैं कि एलजी का एक सिंगल डोर फ्रिज पड़ा हुआ है और इस फ्रिज में प्रॉब्लम ये है कि ये 1 महीने से धीरे धीरे अपनी कूलिंग को कम कर रहा था। एक समय ऐसा आया कि इसकी कूलिंग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। जब हम इसके पास गए चेक करने के लिए तो पता चला कि इसका कंप्रेसर ठीक ठाक चल रहा है, एवापोरेटर ना ही ठंडा हो रहा है और ना ही इसका जो कंडेंसर है वो गर्म हो रहा है। साफ साफ मतलब ये था कि इसमें गैस की प्रॉब्लम है, यानी गैस हो भी सकती है तो चोक होगी, नहीं होगी यानी कि लीकेज हो गई होगी। जब हमने बारीकी से चेक किया तो पता चला कि इसका जो एवापोरेटर है उसके अंदर आयल आया हुआ था। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि इसके एवापोरेटर में कहीं ना कहीं बारीक लीकेज है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उसी एवापोरेटर को चेंज करने का पूरा प्रोसेस सीखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रीजर लगा हुआ है इसके ऊपर के तरफ 2 स्क्रू होते हैं। उन्हीं 2 स्क्रूओं को हमें खोलना होता है। तो एक स्क्रू हमने खोल लिया और इसके दूसरे स्क्रू को भी हम खोल करके इस तरीके से नीचे के तरफ झुकाएंगे। जब आप इसको नीचे के तरफ झुकाएंगे तो आपको दिखेगा कि साइड में 2 तार दिख रहा है और वो भी लॉक पर है। तो उसके लॉक को दबा करके हम दोनों तारों को अलग कर लेंगे। 2 अलग अलग लॉक वहाँ पर लगा हुआ है तो उसको हम उस तरीके से खोल करके अलग कर लेंगे। और यहाँ अंदर के तरफ आप देखेंगे तो 2 पाइप दिख रहा है। इन दोनों पाइपों को हमें काटना होता है। इनको काटने के लिए हम ट्यूब कटर का इस्तेमाल करेंगे। एक इसमें सक्शन लाइन है और एक कैपिलरी है। तो सक्शन लाइन को हम ट्यूब कटर से काट लेंगे और जो कैपिलरी है उसको हम वायर कटर से काट देंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम सक्शन लाइन को काट रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो एल्युमिनियम का पाइप है कापर से डायरेक्ट जो है मशीन के द्वारा पंच करके जोड़ी गई है। तो उससे हम 4 मतलब कि 2.5-3 इंच जो है कि छोड़ करके ही काट रहे हैं ताकि भविष्य में उसमें हम एयर डाल करके इस फ्रीजर की टेस्टिंग कर सकें। और यहाँ पर हमारा सक्शन वाली पाइप कट चुकी है और कैपिलरी को हम यहाँ वायर कटर से काट लेंगे। वायर कटर से काटने से फ़ायदा ये होता है, कैपिलरी को काटने का फ़ायदा ये है कि उसका जो सुराख है वो साफ साफ बच जाता है, यानी उसको फिर से हमें सुराख करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुराने फ्रीजर से कुछ सामान ऐसे होते हैं कि निकाल करके नए फ्रीजर में लगाना होता है। तो यहाँ जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं यानी फ्रीजर के ऊपर का जो दरवाज़ा है उसको फ्रीजर डोर के नाम से जाना जाता है। उस दरवाजे को यहाँ से निकाल लेंगे और इसको जो है नए वाले पर फिट कर दिया जाएगा। जैसे हम यहाँ से निकालेंगे वैसे ही हम नए वाले पर फिट करेंगे। लेकिन नए वाले पर फिट करने से पहले नए वाले फ्रीजर को हमें फ्रिज के अंदर जैसा पुराना वाला लगा था वैसे ही हमें लगाना होगा। तो चलिए हम इसको वहाँ फ्रिज के अंदर लगा लेते हैं। तो इसको फ्रिज के अंदर लगाते समय आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 पाइपें हैं और फ्रिज के अंदर भी 2 पाइपें पड़ी हुई हैं। तो उन्हीं दोनों पाइपों में से एक पाइप में कैपिलरी और एक पाइप में सक्शन लाइन को जोड़ा जाएगा। तो इधर पतली वाली पाइप जो दिख रहा है आपको ध्यान से देखेंगे, एक थोड़ा सा पतला है एक थोड़ा सा मोटा है। तो जो पतली वाली पाइप दिख रही है उसके अंदर कैपिलरी जोड़ेंगे। यहाँ ये कैपिलरी है, इसको चेक करना ज़रूरी होता है कि उसका मुँह कहीं बंद तो नहीं ना हो गया। बंद हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और ये जो है कि आपका सक्शन वाली लाइन। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पट्टी आप देख रहे हैं लॉक पर जो लगा हुआ है, यहाँ पर सेंसर लगता है, यानी थर्मोस्टेट का जो कैपिलरी आती है वही इसके अंदर लगा दी जाती है। तो अभी फ़िलहाल हम इन दोनों पाइपों को एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे और जोड़ने से पहले इसको सही दिशा में बेंड कर लिया जाता है ताकि सही तरीके से हम एक फ्रीजर को इस फ्रिज के अंदर फिट कर सकें। तभी हम लोगों ने पूरे पाइप को सही तरीके से लगा दिया है। अब जो है इनको हम बारी बारी से वेल्डिंग कर लेंगे। वेल्डिंग करते समय थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ता है, नहीं तो फ्रिज की जो बॉडी होती है वो जल जाती है। फिर भी हमने बहुत सारा सावधानी रखा, थोड़ा बहुत हमसे भी जो है कि बॉडी जल गई थी। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। पाइप को थोड़ा नीचे करके, फ्रीजर को थोड़ा और नीचे करके हम वहाँ पर वेल्डिंग मारेंगे तो जलने का कोई संभावना नहीं रहेगा। और जो हमारा जो वेल्डिंग गन के आगे जो पट्टी लगी हुई है, जो प्लेट लगी हुई है, वो नीचे की तरफ रहेगा तो जो है कि बॉडी नहीं जलेगा। तो इस तरीके से हमने नीचे के तरफ किया है और अभी हमारा सक्शन लाइन पूरी तरह से वेल्ड हो चुका है और कैपिलरी वाली लाइन को हम वेल्ड कर रहे हैं। वेल्डिंग एक ही बार में ऐसा कीजिए कि फिर दोबारा उसको करने की ज़रूरत ना पड़े। यदि आप वेल्डिंग सही से करते हैं तब तो दिक्कतें नहीं आएगी, नहीं तो फिर बार बार लीक का संभावना रहेगा तो बार बार आपको परेशान करेगा।
अभी हम लोगों का पाइप जो है सही तरीके से वेल्ड हो चुका है और इसको पीछे के तरफ जगह से फिट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दो जो हमने स्क्रू खोला था उन्हीं दोनों स्क्रू को बारी बारी से हम यहाँ पर कस देंगे। इनको कसने के लिए आपको ये छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर रखना पड़ेगा, फ्रीजर के लिए ही इसको लेना पड़ता है, नहीं तो आप बड़े वाले स्क्रू ड्राइवर से आप चाहें तो फिर दिक्कतें आएंगी। होगा काम लेकिन थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है बीच में, तो इस वजह से ये छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर बहुत बढ़िया काम करता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि पूरा जो फ्रीजर है फिट कर दिया है और उसके बाद जो है कि हम इसके सामने के तरफ जो फ्रीजर डोर होता है उसको लगाएंगे। थोड़ी सी साफ़ सफाई चल रही है, इनको साफ़ करके वापस जगह से लगा दिया जाएगा। और यहाँ जैसे हमने कनेक्शन को हटाया था उसी तरीके से लॉक के द्वारा उस कनेक्शन को फिट करेंगे। और यहाँ दो लॉक है तो ये दोनों जो है अपने अपने जगह पर ही लगेंगे। आप चाहेंगे कि इसका उधर लग जाए चाहे उधर वाला इधर लग जाए तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो गलती से भी आपका ये गलती नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, कनेक्शन कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप लॉक वाला जितना भी सिस्टम होता है वो सब सही ही लगता है, गलत नहीं लगता है। अभी हमने कनेक्शन फिट कर दिया और उसके बाद अभी हम सेंसर को लगा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंसर हमारा जो जगह से लग गया है। अब जो है दरवाजे को सामने की तरफ फिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम दरवाजे को फिट कर देंगे और दरवाजे में ही आप देख सकते हैं थर्मोस्टेट और वो लैंप वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। और इसको फिट करने के बाद दरवाजे को फ्रीजर में लगाने के लिए भी दो स्क्रू है साइड साइड में, उन दोनों स्क्रू को लगा करके हम दरवाजे को टाइट कर लेंगे और ये भी आसानी से हो जाता है। इतना सारा सिस्टम फिट करने के बाद अब हमारा अगला प्रोसेस होगा, हम इस पूरे फ्रिज को वैक्यूम करेंगे। एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि वैक्यूम करने से पहले हमने इसका फ़िल्टर वगैरह पहले से ही चेंज कर रखा है, तो वो चीज़ हम इस वीडियो में नहीं दिखा पाए हैं। तो फ़िल्टर हमने चेंज कर दिया है और उसके बाद जो है कि हम इन सभी पाइपों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद ये प्रोसेस आपको पता होगा। ये कॉमन वाली लाइन यानी कि जो हमारा मैनिफोल्ड वाल्व है उसका बीच वाला पाइप सीधे ही हमारे इस सक्शन वाले पंप से जाके जुड़ेगा और उसके बाद सक्शन वाले पंप को हम यहाँ से चालू करते हैं और चालू करते ही आप देखेंगे कि जो हमारा गेज है, गेज के अंदर से जो सुई है शून्य पर रहेगी लेकिन वो धीरे धीरे माइनस के तरफ आती जाएगी। आप देख सकते हैं इधर का रास्ता हमने खोल दिया और रेड वाला जो रास्ता है उसको हमने बंद कर रखा है ताकि अंदर की जो भी एयर है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलती जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शून्य से नीचे की तरफ जा रहा है और ये -30 तक चला जाएगा, तब समझ लेंगे कि वैक्यूम हो चुका है। लेकिन फिर भी जब ये -30 तक चला जाए तो कुछ देर तक हमें और चला करके रखना होता है, 15-20 मिनट 25 मिनट ये चला करके हम लोग वैक्यूम करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है हवा तो निकल जाती है, पाइप के अंदर जो नमी रहता है उसको भी हमें खींच करके निकालना होता है। इस वजह से कुछ देर तक हम इस सक्शन पंप को चला करके वैक्यूम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा वैक्यूम का जो प्रोसेस है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमने भी इसमें 20 मिनट तक वैक्यूम किया हुआ है। अभी थोड़ा सा ठंडी का मौसम है तो समस्या आ सकती थी, इस वजह से हमने पूरे पाइपों को गर्म करके ही वैक्यूम किया। आप उसको गर्म करके ही वैक्यूम करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप इस वीडियो में नहीं देख पाएंगे। इसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन डालेंगे जो कि R134 के स्थान पर डाला जाता है और ये बहुत बढ़िया कूलिंग करता है। तो इस वजह से हम जो है कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन ही डालेंगे, लेकिन इसके अंदर कंप्रेसर पर लिखा गया है R134A। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो है कि -30 पर है और अभी हम इस रास्ते को बंद करेंगे और बंद करने के बाद हमारा जो वैक्यूम पंप है उसको बंद करके उसके अंदर से जो पाइप लगा हुआ है उसको खोल लेंगे। अभी वैक्यूम पंप हमने बंद कर दिया और उसके बाद ये जो पाइप है इसको खोल लिया जाएगा और खोलने के बाद सीधे ही हम इसको सिलेंडर पर जोड़ लेंगे और सिलेंडर पर जोड़ने के बाद जो है कि अगला प्रोसेस यानी कि गैस चार्जिंग का प्रोसेस किया जाएगा। अभी आप ध्यान से समझे होंगे तो जैसे ही हमने पाइप को सक्शन पंप से खोला तो तुरंत इसमें एयर घुस गई होगी। तो यहाँ से हम थोड़ी सी गैस इसके अंदर मतलब पाइप के अंदर छोड़ेंगे और उस गैस को हल्का सा यहाँ से निकालेंगे। सुनिएगा, आवाज़ यहाँ सुनाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत लिक्विड भी निकला है और उसके बाद हम उस रास्ते को बंद करके अब हम इस ब्लू वाले लाइन मतलब वाल्व को खोलेंगे और इससे जो है कि गैस को धीरे धीरे चार्ज किया जाएगा। थोड़ा बहुत हमने गैस चार्ज किया। अभी हमारा कंप्रेसर बंद है,
और हमने वैक्यूम ख़त्म कर लिया, यानी कि 30 पर से था तो -30 से हमने 0 कर लिया। उसके बाद हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे। वैक्यूम ख़त्म करने के बाद ये जो सुई 0 पर गई थी वो वापस नीचे की तरफ आएगी, लेकिन वो -30 पर नहीं जाएगी क्योंकि इसमें हमने कुछ गैस की मात्रा भर दिया है। तो ये लगभग -30 से -20 तक पहुंच चुकी है। अब इसमें हम धीरे धीरे गैस चार्जिंग का प्रोसेस करेंगे, और ये प्रोसेस जो है कि धीरे धीरे ही करना चाहिए। जैसे अभी हमने गैस खोला, फिर बंद करना है, फिर 2-4-5 मिनट के बाद फिर खोलना है, फिर जो है कि बंद करके थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, फिर खोलिए, फिर बंद कीजिए। इस तरीके से करते करते, यानी कि जो खोलने बंद करने का प्रोसेस है तब तक करें जब तक कि ये जो सुई है लगभग 8 से 10 पाउंड तक ना पहुंच जाए, क्योंकि हमारा ये हाइड्रोकार्बन है तो हम लगभग 8 या 9 पाउंड के आसपास, यानी 10 पाउंड से नीचे ही हम गैस इसके अंदर भरने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि 10 पाउंड तक हमारा जो रेफ्रिजरेंट था वो चार्ज हो चुका है। चलिए हम थोड़ा सा इसके अंदर का प्रोसेस देखते हैं कि अंदर जो है कूलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको हमने खोल दिया और यहाँ पर फ्रीज़र से जो है आवाज़ आ रही थी, जो कि आपको सुनाई नहीं देगी क्योंकि हमने इसका आवाज़ म्यूट कर रखा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें आइस के छोटे छोटे हम टुकड़े दिखाने वाले हैं। थोड़ा सा आप कैमरा को मैं जूम करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का जो है कि आइस का बूंदे आपको दिखेगी। और ये चीज़ नहीं दिख रहा है तो आपको नीचे ऊपर ये साइड में आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ये आइस का हल्का हल्का जो है कि बूंदे दिख रही है। ये पूरे फ्रीज़र पर ही होना चाहिए। यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि पूरे फ्रीज़र पर ही है। तो यदि ऐसा हो रहा है और आपकी जो गेज की सुई है 9-8 इस तरीके से है, तो समझ लीजिएगा कि गैस चार्जिंग का जो प्रोसेस है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने जो गैस चार्जिंग था वो पूरा कंप्लीट कर लिया। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा, तो इसको चेंज करने का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपका कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।